नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। आज 3 डेवलपमेंट हुए। उद्धव ने साथ छोड़कर जाने वाले विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का जो प्लान बनाया था वो फ्लॉप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ 11 जुलाई तक किसी भी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी। यानी महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर 11 जुलाई तक एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। दूसरा, शिवसेना के नाराज विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है उसमें साफ साफ लिखा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार से शिवसेना के 2/3 और 10 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। इसलिए सरकार माइनॉरिटी में है, उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है। इसीलिए अब बीजेपी राज्यपाल से मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार से विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग करने की तैयारी कर रही है। एकनाथ शिंदे का गुट भी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगा। यानी अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट का पूरा फोकस इस बात पर है कि जल्दी से जल्दी उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए मजबूर किया जाए। और तीसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागी नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बजाय उनके विभाग बदल दिए। अब सवाल यह है कि जब एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे के 9 मंत्री खुली बगावत कर रहे हैं, सरकार से सपोर्ट लेने की बात खुलेआम कर रहे हैं, तो फिर उद्धव ने इन मंत्रियों को हटाया क्यों नहीं? सिर्फ उनके विभाग क्यों बदले? क्या उद्धव को अब भी उम्मीद है कि विधायक वापस आ जाएंगे या बीच का कोई रास्ता निकलेगा? सवाल यह भी है कि अब तक खामोशी से अपनी चाल चल रही बीजेपी क्या अब खुलकर सामने आ जाएगी? अब बीजेपी का रोल क्या होगा? अब डिप्टी स्पीकर के सामने क्या ऑप्शन बचे हैं? इस सारे मामले में गवर्नर की भूमिका क्या होगी? क्या गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे से सदन में बहुमत साबित करने को कहेंगे? आज यह पता चला कि उद्धव ठाकरे पिछले 1 हफ्ते में 2 बार इस्तीफा देने का मन बना चुके थे, लेकिन उन्हें शरद पवार ने इस्तीफा देने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शरद पवार की रणनीति क्या होगी? मैं आज की बात में इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से, जिसने उद्धव ठाकरे को आज बड़ा झटका दिया। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को सबसे ज्यादा उम्मीद डिप्टी स्पीकर से थी। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक अपना पक्ष रखने की मोहलत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एमएलएस को अपना पक्ष रखने दे सकते, किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उन्हें स्टेटस को बनाए रखना होगा। के दौरान 3 बड़ी बातें कही। इन तीनों को समझने की जरूरत है। एक, कोर्ट ने शिवसेना के नाराज विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त कर दिया। मतलब यह कि उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। यानी मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से नाराज विधायकों और उनके परिवार वालों को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। असल में एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जो विधायक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई को रोका जाए, क्योंकि खुद डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि चूंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव ईमेल के जरिए भेजा गया था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के वकील से पूछा कि कोई अपने ही खिलाफ लगाए गए आरोपों के मामले में जज कैसे हो सकता है, फैसला? उद्धव सरकार के वकील ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को विधानसभा स्पीकर की कार्रवाई में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार के वकील ने यह भी मांग की कि विधानसभा में बहुमत परीक्षा लगाई
ठाकरे की सरकार की इन मांगों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों की सिक्योरिटी आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू फाइल करने का टाइम दिया है। और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं 2 दिन का टाइम देके 25 को उन्होंने कहा था 27 को आप रिप्लाई फाइल करिए, और हमें डर था कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई तक उसके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। आज इससे आगे कुछ सोचना क्या होता है या क्या नहीं होता आज सरकार चाहती थी कि अदालत से एकनाथ शिंदे के ग्रुप को कोई रिलीफ न मिले, अदालत उन्हें और वक्त न दे। अदालत ने उन्हें और वक्त भी दे दिया, अदालत ने उन्हें रिलीफ भी दे दिया। महाविकास आघाड़ी के नेता मौजूदा हालात में फ्लोर टेस्ट सरकार का साथ छोड़कर गए विधायक चाहते थे उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह किसी की हार किसी की जीत नहीं है, क्योंकि बहुमत का फैसला तो विधानसभा में ही होगा और वहीं होना चाहिए। मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं, लेकिन जहां तक काउंट, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो कोई भी सरकार ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन हाँ, बात ये जरूर है कि सरकार की तरफ से एक दलील कोर्ट में आज पेश की गई थी कि किसी भी तरह किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिचुएशन आज नहीं है और इसलिए हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सियासत की नजर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एकनाथ शिंदे के ग्रुप को बड़ी ताकत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की जीत है। लेकिन शिवसेना ने भी यह दिखाने की कोशिश की कि अभी उनके तर्कस में और तीर बाकी है। शिवसेना के सीनियर लीडर और उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल देसाई ने कहा कि कानूनी लड़ाई में जीत अल्टीमेटली शिवसेना की ही होगी। अनिल देसाई ने कहा कि गुवाहाटी में शिवसेना के जो 39 विधायक मौजूद हैं, उनमें से 20 ने वादा किया कि वो फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे का साथ देंगे। आज का जो आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट्स जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमको ये 48 घंटे बहुत ही कम थे, 48 घंटों में हम क्या रिप्लाई देंगे। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हुई। कोर्ट ने ये भी कहा, तो हमने कहा, हमारे काउंसिल ने कहा हम और 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन का नहीं तो 3 दिन का देंगे। तो उन्होंने वहाँ से आर्ग्यू किया कि हम ज़्यादा दिन चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को टटोल के एक 11 तारीख का अवसर दिया। अब जो भी विधायक यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो उसमें से 20 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के हमारे साथ में संपर्क में है, और उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि हम जब हाउस में आएंगे या सामने आएंगे, तब हम शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हम मतदान करेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर उद्धव ठाकरे को वाकई में बहुमत का भरोसा होता
गुवाहाटी में मौजूद 20 विधायकों से उनकी वाकई में बात हो रही होती तो फिर इतना हंगामा क्यों होता? उद्धव सीधे सीधे विधानसभा में जाते, कॉन्फिडेंस मोशन लाते, अपना बहुमत साबित कर देते, सबको जवाब मिल जाता। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि बहुमत के दावे सिर्फ सियासी हैं। इसीलिए उद्धव गुट के नेता कुछ भी कहें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेताओं के बयान से यह बात और क्लियर हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल सही नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि दुख की बात यह है कि राजनीतिक विवाद कानूनी पचड़े में फंस गया है। न्याय व्यवस्था और विधिमंडल, ये दोनों में कभी क्रैश नहीं आना चाहिए। यही हम लोगों ने परंपराएं अपने देश की आज़ादी के बाद हमने सबने संभाल के रखी है। जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने 48 घंटे का नोटिस देकर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जवाब मांगा था, उसमें कोर्ट ने उनको 12 तारीख तक उसकी मोहलत बढ़ा के दी है। वैसे भी 14 दिन का नोटिस होता है, हमारे जो विधिमंडल का जो कानून बना है उसमें है, लेकिन उसको शिथिल करने का, उसको कम करने का अधिकार भी स्पीकर का होता है। उस आधार पे डिप्टी स्पीकर ने किया होगा। तो अब कोर्ट ने 12 तारीख तक की मोहलत उसमें दी है। एक्चुअली लेकिन पक्षांतर विरोधी जो कायदा है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जी, उसमें कोई स्कोप नहीं है। जब अगर पार्टी के मुखियों ने कहा कि इन लोगों ने हमारे पार्टी से बंडखोरी की है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन उसमें आता है, उसमें कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अब वो ये सब न्याय व्यवस्था में मामला फंस चुका है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो आदित्य ठाकरे मुंबई के एक चौल में लोगों से मुलाकात करने गए थे। यहां आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं की निराशा दूर करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दगाबाजी करने वाले कभी नहीं जीतते, अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव ठाकरे की ही जीत होगी। भी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होती। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कई दिन हो गए उद्धव ठाकरे, कभी आदित्य ठाकरे और संजय राउत बार बार कहते हैं कि उनके विधायकों को जबरदस्ती गुवाहाटी में रखा गया है। 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो वापस आ जाएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, हमें वोट देंगे। लेकिन वो भी जानते हैं कि सच नहीं है। अगर सच होता तो उद्धव ठाकरे अब तक विधानसभा का सेशन बुलाकर विश्वास मत प्राप्त कर चुके होते और सबकी जुबान बंद कर चुके होते। लेकिन वो जानते हैं अब सरकार तो हाथ से गई, किसी तरह पार्टी बच जाए तो गनीमत होगी। इसीलिए पिछले एक हफ्ते से आदित्य ठाकरे रोज शिवसेना के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रहे हैं। दिन में 2-2, 3-3 छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। पार्टी के नेता बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि नाराज विधायक मुंबई आएंगे तो उन्होंने शिव सैनिकों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अब तक इस तरह की धमकियों का रिएक्शन भी होने लगा है। अब एकनाथ शिंदे और शिवसेना के दूसरे विधायकों के सपोर्टर भी सड़कों पर निकलकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जवाब दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे आज अपने समर्थकों के साथ ठाणे में सड़क पर उतरे। चूंकि शिव सैनिकों के साथ झड़प की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए थे। पुलिस मुस्तैद थी, इसलिए हालात काबू में भी रहे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन की मोहलत दी, ये खबर सुनने के बाद एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि गुवाहाटी गए विधायकों ने बगावत नहीं की, क्योंकि असल शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है। श्रीकांत ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर किसी पार्टी के विधायकों ने बगावत की है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है इसके बारे में जो है इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि इतने सारे लोग
इतिहास में, हिस्ट्री में कोई भी देश के इतने सारे लोग जो है 40 एमएलए जो है वो शिवसेना से और 10 से ज़्यादा एमएलए जो है वो इंडिपेंडेंट पार्टी से, इतने ज़्यादा लोग जो है नाखुश थे इस सरकार से। तो इसके बारे में जो है इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए और किसी को क्या बोलना है वो मुझे नहीं पता। सर लेकिन ये भी सवाल उठता है कि 2.5 साल तक सरकार में मंत्री रहे, शिवसेना के नेताओं का ये कहना है कि 2.5 साल तक सरकार में थे तभी विरोध क्यों नहीं किया था बीजेपी के साथ जाने का? तब से ही विरोध चल रहा है। 2.5 साल में से 2 साल तो कोविड में चले गए थे और उसके बाद में जो लोगों की, जो कार्यकर्ताओं की बात थी, वो कार्यकर्ताओं की बात जो है रखने का काम जो है हमेशा सारे एमएलए ने किया है वहाँ पर और करते आए। उन्होंने भी बताया बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़े, जनता सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है संजय राउत हो चाहे आदित्य साहब हो। हम लोग, जो कोई कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं हम लोग शिवसेना ही है, ये शिवसेना का है। हम लोग ने अभी तक कहा नहीं है कि शिवसेना में से कोई भी बाहर जगाया है, हम लोग शिवसैनिक नहीं है करके, तो ये शिवसेना ही है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों की सबसे बड़ी नाराजगी संजय राउत से है। शिवसेना के ज्यादातर नाराज विधायक और कार्यकर्ता मौजूदा हालात के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराते हैं। संजय राउत की बयानबाजी भी आग में घी डालने का काम कर रही है। वो भी रोज रोज इस तरह के बयान देते हैं। इसीलिए आज ठाणे और डोंबिवली समेत कई जगहों पर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने संजय राउत के पुतले जलाए। पुतले जलाने वालों ने कहा, अगर उद्धव ठाकरे संजय राउत का मुंह बंद करवाते तो हालात ऐसे ना होते। जो शिंदे साहब का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा, और जो शिंदे साहब को गद्दार बोल रहे हैं ना वो खुद गद्दार होगा। दूसरी बात, जहाँ लोग तीसरेपंथी का कोई देखा नहीं आज तक कि समाज में किन्नर समाज भी होता है। शिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति ना जिन्होंने किन्नर समाज के लिए भी बहुत कुछ किया कोरोना काल में। उन्होंने किन्नरों को धान्य से लेके सब कुछ, आज पहली ठाणा की महापालिका ऐसी है ना जो किन्नरों को उनके साल का जो उनकी जो योजना है ना पूरे ठाणा महापालिका में एकमेव महापालिका ऐसा जो ठाणे महापालिका, उन वहाँ से किन्नरों को उनका न्याय मिलता है। तो आप सोच लो ना गद्दार कौन है और कौन नहीं है। तो हमारा निर्णय हमेशा शिंदे साहब के साथ ही रहेगा और आगे भी रहेगा। ये अभद्र युति जिन्होंने की है और ये अभद्र युति करने वाले अपने अभद्र वाणी से शब्दों के तीर जो छोड़ रहे हैं संजय राउत जी है, उन्होंने पहले पक्ष का राजीनामा दे दो तो ये पक्ष जिंदा रहेगा। असल में संजय राउत ने कहा था जो विधायक गुवाहाटी गए हैं उनकी आत्मा मर चुकी है, वो तो कामाख्या देवी में बलि चढ़ाने के लिए भेजे गए हैं। संजय राउत ने मंत्री गुलाबराव पाटिल के बारे में कहा कि उन्हें फिर से पान की गुमटी चलाने के लिए भेजा जाएगा। संजय राउत के ऐसे बेहुदा बयानों से गुलाबराव पाटिल के समर्थक नाराज हो गए। उन्होंने जलगांव में संजय राउत का पुतला फूंका। वहीं एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश शिंदे ने कहा कि संजय राउत को तो राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो नाराज विधायकों के सपोर्ट से ही एमपी बने हैं। जो लिया है डिसीजन सबसे सही डिसीजन है और महाराष्ट्र के हित के लिए है, और ये महाराष्ट्र में जो चल रही है वो थोड़े दिन में सब शांति हो जाएगी। तो क्या जाएंगे बीजेपी के साथ आप? हम लोग बीजेपी का, हम लोग शिवसेना का पूरा है और शिवसेना में रहेंगे हमेशा। एक आखिरी सवाल है, जो आदित्य ठाकरे हैं और संजय राउत है, उनका कहना है कि अगर इतना ही आपको अपने कार्यकर्ताओं पे, कैडेट पे इतना भरोसा है, बाला साहब का नाम मत लीजिए, शिवसेना का नाम मत लीजिए, मैदान में आइए, इस्तीफा देकर उसके बाद पता लग जाएगा कितनी ताकत है आपके पास। ऐसा तो तुम बोलेगा हिंदुत्व तो शिवाजी महाराज का भी नाम मत लो, हमारा दैवत है, बाला साहब हमारा दैवत है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है बाला साहब के बारे में। हम लोग का बाला साहब दैवत है, दिग्गज साहब दैवत है, हमेशा हम लोग नाम लेते रहेंगे। अरे जो गद्दार कह रहे हैं ना वही पहले पूछो कि वो कौन से पार्टी में है। गद्दार का के लिए जो 50 एमएलए उनके साथ में गद्दार नहीं, शिवसेना का और शिवसेना में रहेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट के लोग अब नाराज विधायकों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उन विधायकों और उनके परिवार वालों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। कई विधायकों के घर पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। कुछ एमएलए के घर पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उद्धव के सपोर्टर्स गुवाहाटी में मौजूद विधायकों के घर पर, उनके ऑफिस पर लगातार हमले कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के ऑफिस पर भी हमला किया, तोड़फोड़ की। आज अचानक शिव सैनिकों का के ग्रुप विधायक विनोद अग्रवाल के ऑफिस में पहुंचा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उद्धव समर्थकों ने ऑफिस में भी घुसने की कोशिश की। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शिव सैनिकों ने उसके साथ भी मारपीट की। हंगामा कोल्हापुर जिले में भी हुआ। यहां उद्धव सरकार के बागी मंत्री
राजेंद्र जडरावकर और उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स के बीच झगड़ा हुआ। असल में कोल्हापुर में दोनों ही पक्षों के समर्थक अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। इसी दौरान उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स बागी मंत्री राजेंद्र जडरावकर के समर्थकों के विरोध में नारे लगाने लगे। उन्होंने मंत्री राजेंद्र जडरावकर के ऑफिस का बोर्ड उखाड़ने की कोशिश की, जिसका मंत्री के समर्थकों ने विरोध किया और इसके बाद शिव सैनिकों ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस वालों ने रोका तो पुलिस कर्मियों से भी उद्धव के समर्थकों ने हाथापाई की और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी तरह पुणे में भी शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के गुट के प्रति अपनी नाराजगी जताई। सारे विधायकों के पोस्टर एक बोर्ड पर लगाकर शिव सैनिकों ने उनके चेहरों पर काली पोती, फिर उस पर चप्पलें बरसाई। नागपुर में भी उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स ने एकनाथ शिंदे के गुट के निर्दलीय एमएलए आशीष जायसवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। आशीष जायसवाल रामटेक से विधायक हैं। उनके घर के पास उद्धव ठाकरे के करीब 50 समर्थक जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। आशीष जायसवाल पहले उद्धव सरकार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन आशीष जायसवाल अब गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के साथ हैं। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका भी शिवसेना का गढ़ रहा है, लेकिन यहां से 4 एमएलए अब एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। आज इन विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। शिवसेना के इन समर्थकों ने उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के पोस्टर लेकर रास्ता रोका। एकनाथ शिंदे और नाराज विधायकों के खिलाफ नारे लगाए। उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स बीड की मेन रोड पर बैठ गए। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों को आने जाने में मुश्किलें होने लगी। बाद में पुलिस ने इन शिव सैनिकों को हिरासत में ली। एक तरफ उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स महाराष्ट्र में जगह जगह शिंदे गुट के विधायकों का विरोध कर रहे हैं, उनके दफ्तरों को टारगेट कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं। वहीं कुछ शिव सैनिक उद्धव ठाकरे सरकार को बचाने के लिए पूजा पाठ में जुटे हैं। मुंबई के विले पार्ले में शिव सैनिकों ने परलेश्वर मंदिर में दूध से महादेव का अभिषेक किया और सरकार बचाने की प्रार्थना की। लेकिन मुश्किल है कि एक तरफ कार्यकर्ता इन विधायकों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने वाले शिवसेना के नेता नाराज विधायकों को धमकियां दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि गुवाहाटी गए विधायकों की लाश ही मुंबई लौटेगी। और अब उद्धव ठाकरे के करीबी सुभाष देसाई ने कह दिया कि जब ये विधायक गुवाहाटी से मुंबई लौटेंगे तो ज्यादातर तो शिवसेना में वापस आएंगे, जो नहीं आएंगे उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज़्यादा जल्दी जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना इतना विशाल संगठन है कि पूरे एयरपोर्ट का घेराव 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, आप बोलो उतने घंटों तक घेराव करके बैठने की क्षमता सिर्फ शिवसेना की है। देखते हैं उनमें कितनी सब्र है, कितनी क्षमता है। जब जब किसने बगावत की, वो भुजबल हो, गणेश नाइक हो या नारायण राणे है, बाद में हुए इलेक्शन में उनको पराजित किया गया। जनता को ये अच्छा नहीं लगता। जनता उनको घर में बिठाती है। एकनाथ शिंदे थाना में अगर अगली चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको भी मिट्टी खानी पड़ेगी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संजय राउत हो या सुभाष देसाई, शिवसेना में बगावत की बड़ी वजह ऐसे ही बयान बहादुर हैं। शिवसेना के विधायकों में नाराजगी ऐसे ही लोगों को लेकर है, ऐसे ही बयानों के खिलाफ है।
और उद्धव ठाकरे इन्हीं की सुनते हैं। नाराज विधायकों का दावा है कि संजय राउत की मर्जी के बगैर कोई विधायक और शिवसेना का मंत्री उद्धव ठाकरे से मिल भी नहीं सकता। अब यही लोग पैचअप के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों ने शिवसेना को धोखा दिया है, लेकिन नाराज विधायक कह रहे हैं कि वो तो बाला साहब का सपना पूरा कर रहे हैं, वो तो बाला साहब के अनुयायी हैं और महाराष्ट्र में नई सरकार शिवसेना की ही होगी। गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए कर रहे हैं। ये बगावत नहीं बल्कि शिवसेना के आत्मसम्मान की लड़ाई है। बीजेपी लीडरशिप ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हमेशा सम्मान किया। केंद्र की सरकार में शिवसेना के नेता मंत्री भी बने, लेकिन संजय राउत ने बीजेपी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। दीपक केसरकर ने कहा कि संजय राउत जिस तरह की सस्ती और कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस, एनसीपी या किसी और विरोधी दल ने भी नहीं किया। दीपक केसरकर ने यहां तक कहा कि सोनिया गांधी और शरद पवार को खुश करने के लिए शिव सैनिक अपना आत्मसम्मान क्यों गंवाएं। शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा कि वो शिव सैनिक हैं, डरने वाले नहीं हैं। सड़क पर पुतले जलाने से, पोस्टर्स पर कालिक पोतने से या फिर धमकी देने से बात बनने वाली नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास नंबर नहीं है तो ग्रेसफुली वो रिजाइन करे और जो कोशिश वो कर रहे हैं रास्ते पे उतर के प्रेशराइज करने की, इस प्रेशराइजेशन के लिए कोई डरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग चाहते तो उससे भी ज्यादा लोग हम लोग इकट्ठा करते थे, लेकिन रास्ते पे राज्य की सरकार नहीं डिसाइड होती है, वो तो सदन में करनी पड़ती है। तो हम लोग बहुत ही शांत है और जो लोग रास्ते पे उतरे हैं उनको भी बोलता हूं कि ये सेना का ही राज था और आगे चल के भी सेना का ही राज रहेगा। तो आपको इससे खुशी होनी चाहिए। और आप अगर बाला साहब को मानते हैं तो बाला साहब ने बोला था कि मेरा जो ऑर्डिनरी शिवसैनिक है वो महाराष्ट्र राज्य के कुर्सी पे आना चाहिए, तो वही अभी हो रहा है। तो आपको इसके बारे में खुशी होनी चाहिए क्योंकि आप बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक है। अब दावा यह किया जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे गवर्नर को चिट्ठी लिखकर सरकार से समर्थन वापसी की बात कहेंगे, उद्धव ठाकरे की सरकार से बहुमत साबित करने की मांग करेंगे। लेकिन नाराज गुट का कोई नेता फिलहाल खुलकर यह नहीं बोल रहा। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने एक दूसरा रास्ता भी सुझाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने ही कहा था कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है। अब 2.5 साल हो गए, अब बीजेपी के साथ जाना चाहिए। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ आती है तो नाराज विधायक भी बीजेपी से उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में ही सरकार बनाने की मांग करेंगे। आज ही तो रिजल्ट आया है, हमको रिलीफ मिला है, तो इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी और ये स्ट्रेटेजी जैसे भी डिसाइड होती है तो उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई तो सबकी है, मुंबई तो बाला साहब की है, हम सब बाला साहब के हैं और हमें इसका गर्व है। तो हम लोग आ जाएंगे। और ये शिवसैनिकों को लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जा रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी और सेना साथ में होती तो उद्धव साहब ने भी बोला था कि 2.5 साल बांट के लेंगे, तो अभी 2.5 साल भी खत्म हो गए। उद्धव साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी अगर बीजेपी की सरकार आएगी और हम उनको बोलेंगे कि हमारा ही सीएम कंटिन्यू कीजिए, तो वो माने या ना माने मुझे मालूम नहीं है। इसके लिए ट्राई जरूर कर सकते हैं। हो गया तो हमें खुशी है, अगर नहीं हुआ तो जैसे हमारा प्रॉमिस था कि 2.5 साल चलाना है तो 2.5 साल वो अगर चलाएंगे तो बड़ा ऑब्जेक्शन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये शिंदे साहब डिसाइड करेंगे, मैं तो खुद डिसाइड नहीं करूंगा। अब केसरकर जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। अगर बीजेपी को उद्धव को ही चीफ मिनिस्टर बनाना होता तो यह काम तो 2.5 साल पहले ही हो जाता। देवेंद्र फडणवीस तो साफ साफ कई बार कह चुके हैं कि मैं लौट के आऊंगा। वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने की। प्रॉब्लम यह है कि उद्धव ठाकरे बुरी तरह कंफ्यूज्ड है, तय नहीं कर पा रहे कि नाराज विधायकों के खिलाफ ऑल आउट एक्शन करें या किसी समझौते का इंतजार करें। आज उद्धव ठाकरे ने नाराज मंत्रियों के सिर्फ विभाग बदले, उनको हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उद्धव ठाकरे ने जिन 9 मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे उनमें 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। तो एक बात तो पक्की होगी कि कम से कम 9 मिनिस्टर गुवाहाटी में हैं।
इनमें पहला नाम एकनाथ शिंदे का है। एकनाथ शिंदे का शहरी विकास मंत्रालय सुभाष देसाई को सौंप दिया गया है। उदय सामंत की मिनिस्ट्री आदित्य ठाकरे को दी गई है। गुलाबराव पाटिल का विभाग अनिल परब को दिया गया है और इसके अलावा दादाजी भूसे और संदीपान भूमरे का विभाग शंकरराव गडाख को दिया गया है। इसके अलावा 4 राज्य मंत्रियों शंभूराजे देसाई, राजेंद्र यडावरकर, अब्दुल सत्तार और ओम प्रकाश कड्डू के मंत्रालय भी दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि सरकारी कामकाज न रुके, इसलिए यह बदलाव किया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस कदम से नाराज मंत्रियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। शंभूराजे देसाई ने कहा कि मंत्री रहते हुए भी उनके पास कोई पावर नहीं थी, वो छोटे छोटे काम भी नहीं करा सकते थे, इसलिए इस तरह की कार्रवाई से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अशा प्रकारे 5 विभागांचा राज्यमंत्री म्हणून मुझे सरकार में 5 विभागों का राज्य मंत्री बनाया गया। उद्धव साहब ने ये मंत्रालय मुझे दिए, लेकिन राज्य मंत्री को कितना अधिकार है और कितना अधिकार मिला, ये काम करते हुए मुझे पता चला। राज्य मंत्री का काम सिर्फ कैबिनेट मंत्री के पास सिफारिश करना ही था, बाकी हमारा कोई काम नहीं था। कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर विनती की कि हमें राज्य मंत्री के तौर पर काम करने का अधिकार मिले, लेकिन हमें राज्य मंत्री का अधिकार नहीं मिला। परंतु 2.5 वर्ष झाली राज्यमंत्र्यांना कुठलेही अधिकार मिळाले। नाराज विधायकों को वापस लाने के लिए उद्धव ठाकरे ने हर तरह की कोशिश की, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने एकनाथ शिंदे से बात की। गुवाहाटी बैठे विधायकों की पत्नियों को उद्धव की वाइफ रश्मि ठाकरे ने फोन किए। संजय राउत ने डराने धमकाने की लाख कोशिश की, लेकिन गुवाहाटी में बैठे विधायकों की एक ही मांग है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाइए। उद्धव एनसीपी का साथ छोड़े। उद्धव ने इमोशनल अपील की कि जिस बीजेपी ने मेरे बेटे के खिलाफ आरोप लगाए, उसके साथ मैं कैसे जा सकता हूं। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। असल में ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे राजनीति में पूरी तरह शरद पवार पर डिपेंडेंट है। आज ये बात भी सामने आई कि उद्धव तो पहले ही इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने 2 बार इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन शरद पवार ने उन्हें इस्तीफा देने से रोक दिया। नाराज मंत्रियों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब तक तीखी बयानबाजी कर रहे संजय राउत के तेवर आज को ढीले दिखाई दिए। असल में संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक नोटिस मिल गया है। ईडी ने पात्रा चौल रीडेवलपमेंट के केस में संजय राउत को पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे बुलाया है। इसके अलावा ईडी संजय राउत से पीएमसी बैंक में 4,300 करोड़ के लोन घोटाले के केस में भी पूछताछ करना चाहती है। इन मामलों के मुख्य आरोपी प्रवीण राउत हैं। आरोप है कि प्रवीण राउत और उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। अप्रैल महीने में ही ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। अब इस केस में संजय राउत से पूछताछ होगी। हालांकि संजय राउत ने कहा कि वो पूछताछ से डरने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं, उद्धव के साथ थे, उद्धव के साथ ही रहेंगे। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। कल मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं कहा था कल, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है, उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं।
ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। संजय राउत को ईडी के नोटिस को उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं ने प्रेशर टैक्टिक्स करार दिया। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने कहा कि बीजेपी इन एजेंसीज की मदद से महाराष्ट्र में तख्ता पलट की कोशिश कर रही है। ये तो शिवसेना के खिलाफ बदले की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से चल रही है और खास करके माननीय संजय राउत हो, एडवोकेट अनिल परब हो, इनको टारगेट किए जा रहे हैं और सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, इनके माध्यम से नोटिस देकर उनको परेशान करने की कोशिश करें। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं, कितने भी ऐसे प्रयास करें, माननीय संजय राउत जी के साथ पूरी शिवसेना एक मजबूत से खड़ी रहेगी। इस सारी हलचल के दौरान एक खबर यह आई कि शिवसेना के 3 और विधायक गुवाहाटी जाने की तैयारी में हैं। उद्धव ठाकरे गुट के 3 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ उनके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आज सुबह से यह चर्चा बहुत तेजी से फैली कि संजय राउत के भाई सुनील राउत भी एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इससे परेशान होकर संजय राउत ने तुरंत अपने भाई से कैमरे के सामने आकर सफाई पेश करने को कहा। सुनील राउत ने कहा कि गुवाहाटी तो गद्दार गए हैं, वो पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे। गुवाहाटी क्यों जाऊं? मैं गोवा जा सकता हूँ। गोवा में बारिश गिर रहा है, समुद्र है, नेचुरल है, वहां जाके मैं क्या करूँ? गद्दारों के चेहरा देखने के लिए जाऊँ? मैं शिवसेना का आदमी हूँ और मेरे पूरे खानदान में बाला साहब और उद्धव जी हमारे खानदान में है, हमारे शरीर में है, तो कोई बात ही नहीं हम जाने की। हमारे आखिरी क्षण तक हम शिवसेना में रहेंगे और शिवसेना का ही काम करेंगे। हमारे मेरे लिए आमदार की भी बड़ी कोई चीज नहीं। अभी जो गए, हम जो बचे उससे हम पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना बनाएंगे। अब तक बीजेपी के नेता इस पूरे मामले में खामोश थे, चुपचाप तमाशा देख रहे थे, शायद पर्दे के पीछे एक्टिव थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद बीजेपी के नेता एक्टिव हो गए। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी की कोर टीम की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे और सुधीर मुनगंटीवार जैसे सीनियर लीडर मौजूद थे। मीटिंग में क्या हुआ, इसकी डिटेल तो बीजेपी के किसी नेता ने नहीं दी, लेकिन मीटिंग के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि बीजेपी के सारे ऑप्शन खुले हैं। अभी एकनाथ शिंदे ग्रुप ने बीजेपी से औपचारिक तौर पर संपर्क नहीं किया है। शिंदे ग्रुप क्या करता है, गवर्नर साहब क्या करते हैं, इस पर बीजेपी की नजर है। लेकिन बीजेपी फिलहाल अपनी तरफ से सरकार को न गिराने की कोशिश करेगी, न बनाने की कोशिश करेगी। पार्टी वेट एंड वॉच की रणनीति पर अमल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया गया, उस पर चर्चा की गई। शिवसेना में जो फूट हुई है, आज एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है, जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी, फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। कि अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गठ की ओर से की गई है, हमने उस पर भी ध्यान दिया है। और आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गठों की ओर से प्रस्ताव आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है।
जो बात सुधीर मुनगंटीवार ने क्लियर तौर पर नहीं कही, वो बात केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे की जुबान पर आ गई। असल में राव साहब दानवे महाराष्ट्र के जालना में एक प्रोग्राम में गए थे। वहां महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे भी थे। इसी प्रोग्राम में दानवे ने कहा, बीजेपी बस 2-4 दिन ही विपक्ष में है, अब वो सरकार बनाने वाली है। मैं केंद्र में मंत्री हूं, भैया साहब राज्य में मंत्री हैं। मुझे केंद्र में मंत्री बने 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आप 14 साल से मंत्री हैं, इसलिए जल्दी काम पूरा कर लीजिए, वरना वक्त निकल जाएगा। यदि आप भविष्य में अफसर चाहते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। माननीय टोपे जी, मैं अभी 2-3 दिन और विपक्ष में हूं, फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब 2 बातें साफ हैं। उद्धव ठाकरे हर रिस्क लेने को तैयार हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे नाराज विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे को चीफ विप बनाने का ऑफर भी दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस का साथ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में फ्लो टेस्ट कराने को तैयार नहीं हो सकते। आमतौर पर होता यह है कि इस्तीफे की मांग करने वाले फ्लो टेस्ट से भागते हैं और सरकार सदन में बहुमत का फैसला करने की चुनौती देती है। लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एकनाथ शिंदे फ्लो टेस्ट की मांग कर रहे हैं और सरकार फ्लो टेस्ट से भाग रही है। बीजेपी जानती है कि उद्धव ठाकरे में वो राजनीतिक कौशल नहीं है कि सरकार बचा ले, लेकिन पवार की पावर को, पवार की राजनीतिक चतुराई का लोहा बीजेपी के नेता भी मानते हैं। पवार क्या कर सकते हैं, ये फडणवीस और दूसरे बीजेपी नेता अजीत पवार के साथ सरकार बनाकर एक बार देख चुके हैं। इसीलिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी चाहती है कि या तो एकनाथ शिंदे ये मांग करे कि सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करे, या गवर्नर हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दें। बीजेपी तो सरकार बनाना चाहती है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है। बीजेपी के नेता जानते हैं कि रायता इतना फैल चुका है कि उसे समेटना उद्धव के बस की बात तो नहीं है। इसीलिए सबकी नजर शरद पवार पर है और शरद पवार कोई संकेत नहीं दे रहे। वो आज दिल्ली में थे। दिल्ली में विरोधी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नॉमिनेशन फाइल करवा रहे थे। आज यशवंत सिन्हा ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नामांकन के वक्त यशवंत सिन्हा के साथ राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल थे। इस मौके पर ममता बनर्जी के पार्टी की तरफ से सौगत राय और अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। ओवैसी नॉमिनेशन के वक्त तो मौजूद नहीं थे, लेकिन शाम को उन्होंने ट्विटर के जरिए यशवंत सिन्हा को सपोर्ट का ऐलान किया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि चुनाव का नतीजा क्या होगा इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें यकीन है कि हालात बदलेंगे। राहुल गांधी ने भी एग्जैक्टली यही बात कही। राहुल ने कहा कि ये राष्ट्रपति की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है। 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी कहा कि एक नेता के तौर पर उन्हें द्रौपदी मुर्मू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी की नहीं, आइडियोलॉजी की जंग है। राष्ट्रपति महामहिम हमारे देश के संविधान के संरक्षक। आज जो माहौल है, हालत है देश के अंदर, इस संविधान की रक्षा करना और उसके अंदर जो गारंटीड फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को, उसका पालन करना, ये आज के दिन बहुत अहम है। तो आज ये जो कंटेस्ट चल रहा है प्रेसिडेंटशिप के लिए, ये कोई व्यक्तियों के बीच में कंटेस्ट नहीं है, ये सिद्धांतों के बीच में कंटेस्ट है। संविधान की रक्षा या संविधान को जो बर्बाद करने की जो रास्ता जो अपनाया गया आज, वो हो। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमारी बहुत आदर है, लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंटेस्ट नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल कंटेस्ट है। राष्ट्रपति कौन बनेगा, चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है।
एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है। ज्यादातर राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। मायावती, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को ममता बनर्जी और शरद पवार ने विपक्ष का उम्मीदवार बनाया, लेकिन केजरीवाल की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चे ने अभी तक अपना सपोर्ट उन्हें नहीं दिया है। इसलिए नतीजा क्या होगा ये यशवंत सिन्हा भी जानते हैं, ममता भी जानती हैं और शरद पवार भी। यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ने का मकसद चुनाव जीतना है भी नहीं। एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं का असली मकसद है यशवंत सिन्हा को आगे करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाना और उसकी लीडरशिप ममता बनर्जी को देना। इस मुहिम में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। आज अखिलेश भी दिल्ली में थे। यशवंत सिन्हा ने नॉमिनेशन के वक्त वो मौजूद रहे और अखिलेश ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के बाई इलेक्शन पर मिली हार के बारे में उनसे सवाल पूछे गए तो वो चुपचाप निकल गए। लेकिन ये हार आसानी से अखिलेश का पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब इस मामले पर विरोधी दलों के नेता भी अखिलेश पर हमला कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है। ओवैसी ने कहा कि आजमगढ़ में अखिलेश के अहंकार की हार हुई है। उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़वाया, लेकिन इलेक्शन कैंपेन करने तक नहीं गए। ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमानों को उन पार्टियों से दूरी बनानी चाहिए जो बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है। ये दो आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवाओ बोलेंगे? किसको जिम्मेदार करार देंगे वहां पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। मुझे पहले से अंदाज़ा था कि नहीं हो पाएगा, समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहां पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहां पर, और आप मुसलमानों को बोलते हैं कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। मुसलमानों को डराकर, फुसलाकर और ये बताना चाहते कि मुसलमान का गुलाम है। आप बताइए कैसे जीत गए वहां पर भाजपा? मुसलमानों को खास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। ओवैसी तो अखिलेश के विरोधी हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर भी आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार से परेशान हैं, नाराज हैं। राजभर ने कहा कि अब तो अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलना होगा, वरना वो कभी बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं, और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर हार के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि मायावती और बीजेपी की मिली भगत की वजह से वो आजमगढ़ का चुनाव हार गए। लेकिन यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा
कि धर्मेंद्र यादव को अपने भाई अखिलेश से पूछना चाहिए कि वो आजमगढ़ में प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आए। मैं समझता हूं कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो बुद्धि थोड़ी देर से आ रही है उनको जल्दी आनी चाहिए और उनको समझ जाना चाहिए अखिलेश यादव जी की या उनके लोगों की क्या क्षमताएं हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनको सही राह पकड़ लेनी चाहिए। तो ये मेरा सुझाव है उनको लिए। मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव जी को अखिलेश यादव जी से कहना चाहिए कि वो प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। अगर वो प्रचार के लिए स्वयं नहीं गए तो मतलब दूसरे को दोषारोपण क्यों करते हैं, खुद कमी करते हैं और उसके बाद दूसरों के लिए कहते हैं कि बसपा। भाई बसपा क्या उनके लिए मैदान छोड़ देती? बसपा ने अपना काम किया भाई, तो पॉलिटिकल वो है तो बसपा अपना, जिस तरीके से बसपा ने तो रामपुर में तो छोड़ दिया, उसके बाद भी रामपुर नहीं जीत पाए। यूपी में जो बाई इलेक्शन का नतीजा आया वो क्यों चौंकाने वाला है? क्यों ये नतीजा अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है? रामपुर और आजमगढ़ ये दोनों लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी की लहर के दौरान भी ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने ही जीती थी। आजमगढ़ में 23% मुस्लिम मतदाता हैं, 27% यादव हैं, फिर भी अखिलेश यादव अपनी सीट नहीं बचा पाए। रामपुर में तो 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी हार गई। अब ओवैसी और मायावती इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों से कहेंगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का साथ अब छोड़ देना चाहिए। फौज में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर आज दो तरह की तस्वीरें दिखाई थी। एक तरफ कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दूसरी तरफ अग्निपथ को लेकर नौजवानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एयरफोर्स में अग्निवीर बनने के लिए पिछले 3 दिन से 94,281 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। एयरफोर्स में अग्निवीर बनने के लिए 24 जून को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। आज सुबह 10 बजे तक 94,000 से ज्यादा नौजवान अपने आप को रजिस्टर करवा चुके थे। नौजवानों में जोश है, लेकिन इस योजना को लेकर कांग्रेस कैसे सरकार को कोस रही है यह भी आपको दिखा देते हैं। आज बिहार असेंबली में अग्निपथ स्कीम को लेकर खूब हंगामा हुआ। यहां आरजेडी ने इस मुद्दे को लेकर असेंबली में नारेबाजी की और अग्निपथ को वापस लेने की मांग की। हम लोग काहे ला गुमराह करेंगे? जनता बुर्बक है क्या देश के? और बिहार के जनता बुर्बक है? आंख बंद किया है, कान बंद किया है क्या? देख नहीं रहा क्या हो रहा है देश भर में? देश भर में आग लगा रहा है सरकार, भारत सरकार। लड़कन के मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, उसका हक नहीं दे रहे हैं। कहीं जॉब नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ हो। महंगाई इतना है, आसमान छू रहा है महंगाई। क्या है? आँख कान नहीं है लोग के? विपक्ष की हक मांगता है, विपक्ष को आवाज उठाता तो उसको जीप काटेंगे क्या? और प्रधानमंत्री जीप काटेंगे चाहे मुख्यमंत्री? हक के लिए नहीं मांग करेगा। उपलब्धि है, बीजेपी आग लगाता है, बीजेपी। अब अग्निपथ को लेकर कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। राहुल गांधी ने कहा जब तक सरकार ये योजना वापस नहीं ले लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय रिटायरमेंट का प्लान बता रही है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये उसके बाद बोलते थे 1 रैंक 1 पेंशन सेना में, अब तो न रैंक है न पेंशन है। और 21 साल के 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में आदमी भूतपूर्व सैनिक हो जाएगा, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये देश के सीमा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सेना को मजाक बना दिया। जो देश हमारे देश की सेना पूरी दुनिया में इसकी धाक है, उसको कमजोर कर रहे हैं एक षड्यंत्र। और तीसरा, नौजवानों भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब आपको एक अच्छी खबर बताता हूं। जर्मनी में हो रही G7 देशों की मीटिंग से आज एक ऐसी ही तस्वीर आई है जो दुनिया में भारत के बढ़ते कद का सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में शामिल होने के लिए जर्मनी गए हैं।
आज जब G7 देशों और इस मीटिंग के लिए इनवाइटेड कंट्रीज के लीडर्स का फोटो सेशन हो रहा था, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद नरेंद्र मोदी के पास आए, उनसे हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से हाथ मिलाकर उनसे बात कर रहे थे। बाइडेन वहां आए, पीछे से आए, मोदी के कंधे पर हाथ रखा और फिर हाथ मिलाया। इस तस्वीर का मैसेज बड़ा है। डिप्लोमेसी में इन बातों का बहुत महत्व है। अमेरिका राष्ट्रपति खुद चलकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास आए, उनसे बात करे, ये भारत की बढ़ती ताकत, भारत के बढ़ते कद का सबूत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।